सुहाना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। मौसी, तनु के पापा ने आपसे जो भी कुछ कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। साहिल, तुम माफी क्यों मांग रहे हो बेटा? और फिर उन्होंने जो कुछ भी कहा ठीक ही तो कहा, आखिर ये उनकी बेटी का घर है। उनकी बेटी के साथ साथ ही मेरा भी घर है, और फिर जब तनु और मुझे कोई एतराज नहीं तो पापा को एतराज क्यों होगा? साहिल, वो तुम्हारे अपने हैं और हम गैर। एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही है, तो फिर हम गैरों के लिए अपनों के साथ रिश्ता तोड़ना अच्छी बात नहीं है बेटा। मौसी प्लीज, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जब आप लोगों ने मुझे गैर नहीं समझा तो मैं आप लोगों को गैर कैसे समझ सकता हूँ? और वैसे भी कई बार जो रिश्ते भगवान बनाता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत और अपने वो बन जाते हैं जो रिश्ते इंसान बनाता है, और आप लोगों से मेरा वैसा ही जुड़ाव है। सच बात कहो बेटा, तुम्हारा ये प्यार देखकर मन तो नहीं करता कि हम यहाँ से जाएं, पर क्या करूं? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि पायल और छुटकी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, पर मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी उनकी तरफ कोई उंगली उठाए या उनके बारे में गलत बोले। मौसी, किसी इंसान की हिम्मत नहीं है कि मेरे रहते छुटकी या पायल पर उंगली उठाए। बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि पायल इस वक्त घर पर नहीं है, वरना तुम तो जानते हो कि वो तुम्हारे घर में रहने के पक्ष में नहीं है, और आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही है और मैं गलत। शायद हमारा यहाँ से जाना ही ठीक रहे। मौसी, बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? साहिल, मुझे इस बात का एहसास है कि दो जवान लड़कियों को लेकर किसी अनजान जगह पर जाना इतना आसान काम नहीं है, और वो भी तब जब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि जवान लड़कियों को साथ लेकर रहना एक बात है और उनकी हिफाजत करना एक औरत की बस की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज मेरे बात के साथ। मौसी प्लीज अपने आप को संभालिए, प्लीज रोइए मत, और यहाँ से जाने की जिद छोड़ दीजिए। और अगर फिर से विक्रम साहब ने, उनकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। उन्हें क्या और कैसे समझाना है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। साहिल, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी नहीं है, बस अब सिर्फ तुम ही हमारा सहारा हो। एक बात और मौसी, इनमें से किसी भी बात की भनक पायल को नहीं लगनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं। ना ही तुमने कुछ कहा और ना ही मैंने कुछ सुना। वैसे तो लोग यही कहते हैं कि औरतों के पेट में राज नहीं छिपते, पर इस राजलक्ष्मी से कोई भी राज आज तक कोई नहीं उगलवा पाया, कोई भी नहीं। अच्छा लगा तुम्हें ताजे फूल लगाते देखकर। ताजे फूलों से जिंदगी की महक आती है, ऊर्जा मिलती है। आज सूरज किस तरफ से निकला था? अब मेरा मतलब यह है कि आपकी मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है ना। हमारे बीच कड़वाहट का रिश्ता चला है, लेकिन इसमें दोष ना तुम्हारा है ना मेरा। हमारे हालात ही ऐसे थे। पता है आपको, जब आप ऐसी बातें करती हैं ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। और मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपका जो ये व्यवहार है वो कुछ दिनों तक ही का है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे एहसास हो गया है कि दो लोगों के झगड़े में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। चाहे हमारे बीच कितने भी मतभेद हो, रहेंगे तो हम एक ही। आखिर तुम इस घर की बहू हो। सिर्फ नाम के लिए। और वैसे भी हमारे बीच मैंग को लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तरफ भी वो एक ऐसा शख्स है जिससे जितनी दूर रहो मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, मैं मयंक के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन इस घर में हमारे बीच जो प्रॉब्लम है उसके बारे में तो बात कर सकती हूँ। जब तक मेरी माँ नहीं आ जाती, मैं आपसे कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे घुमा फिरा के बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो काम्या, मुझे तुम्हारे मामले में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। इसलिए तुमसे बस इतना कहना चाहूंगी कि लाखा को अपनी जिंदगी से दूर ही रखो तो अच्छा है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आज नीम के पेड़ से शहद कैसे टपकने लगा। आप चाहती हैं कि मैं लाखा को इस घर से बाहर निकाल दूं, ताकि आप अपनी मनमानी कर सकें, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। काम्या, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा कड़वी है। ये सही है कि कभी वो तुम्हारा हमदर्द था, पर आज की तारीख में वो क्या है तुम खुद ही सुन लो। पूरी दौलत ना सही, आधी दौलत ही हमारे लिए काफी है, और इसके लिए मैं काम्या के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। अब तुम्हारा क्या फैसला है? ये ऐसे कैसे कर सकता है? यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि इन गुंडे लोगों का कोई दीन धर्म नहीं होता। इनका सब कुछ पैसा है, और पैसे के लिए ये सगे बाप का भी खून कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। समझ में नहीं आता है किस पर एतबार करूं, किस पर नहीं। उसकी आवाज सुनने के बाद भी तुम कंफ्यूज्ड हो। काम्या, मेरी मानो तो यही वो वक्त है जब उसे निकालकर घर से बाहर करो। शायद आप ठीक कह रही हैं। कश्मकश मयंक, कहिए। तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए ना नानी माँ। देखो मयंक, लाखा जैसे गुंडे के साथ तुम्हारा मेलजोल बढ़ाना हमारे खानदान की परंपरा के विरुद्ध है। टेम्पररी नानी माँ,
नौखा से मेरा मेल जोल सिर्फ टेम्परेरी। मैं उससे कुछ राज उगलवाना चाहता हूँ। टेम्परेरी। नानी माँ, नौखा से मेरा मेल जोल सिर्फ टेम्परेरी। मैं उससे कुछ राज उगलवाना चाहता हूँ। मुझ पर तो विश्वास है ना आपको? तुम तो हमारा गर्व हो, तुम पर तो विश्वास है, उस काम्या पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कहीं फिर कोई चाल चलकर वो हमें फंसवा न दे। इसका अंदाजा है मुझको नानी माँ। माना कि वो मेरी पत्नी है, लेकिन पूरी नजर है मेरी उस पर। वो क्या करती है, वो क्या कर सकती है, इसे लेकर मैं पूरी तरह अलर्ट हूं। मयंक, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर है वो। आप चिंता मत कीजिए नानी माँ, उसकी चालाकियां देख देख कर पहले से बहुत ज्यादा शातिर हो गया हूं मैं। मयंक, उसमें और हम में बहुत बड़ा फर्क है। हम जहां कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोचते हैं कि कहीं इससे हमारे खानदान का नाम ना खराब हो जाए, वहीं उसने लाखा जैसे पेशेवर गुंडे को अपने साथ रख रखा है। मुझे तो डर है कि कहीं लाखा से रिश्ता बढ़ाकर तुम अपना नुकसान न कर बैठो। नहीं नानी माँ, नुकसान तो हर हाल में उन्हीं का होगा। वो कैसे? जो चालें कामयाब चल रही हैं, उन्हीं को उल्टा करके उसी को मात दूंगा मैं। लेकिन वो दिन आएगा कब? बहुत जल्द। आप बस बैठकर तमाशा देखिए, ऊंट अब किस करवट बैठता है। हेलो, विक्रम मल्होत्रा बोल रहा हूँ राजलक्ष्मी जी। विक्रम जी कैसे हैं आप? ठीक वैसा ही जैसा इस हाल में एक बाप को होना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन साहिल घर पर नहीं है। आप ऑफिस में फोन कर सकते हैं। मैंने साहिल से नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस परेशानी के किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं तो आपकी परेशानी जानती भी नहीं, तो फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर आप मुझसे मिलने आ सके तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी मदद है, ताकि मैं आपको अपनी परेशानी बता सकूं और शायद उसका हल भी ढूंढ सकूं। अगर आपकी इस परेशानी में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। थैंक्स। मैं गार्डन रिसोर्ट के बाहर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं आऊंगी। आइए, काफी देर हो गई। आप क्या करें विक्रम सर, आपके शहर का ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि इंसान चाहकर भी वक्त पर नहीं पहुंच सकता। जी हाँ, ये बात तो है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तनु मेरी इकलौती बेटी है। इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परेशानियां देखी, और ऐसे में साहिल का उसकी जिंदगी में लौट आना मेरे लिए किसी करिश्मे से कम नहीं। इस करिश्मे को अंजाम देने में सबसे बड़ा हाथ मेरी लाडली बेटी पायल का था। जी हाँ, मैं मानता हूँ राजलक्ष्मी कि साहिल की सलामती में पायल का बहुत बड़ा हाथ है, और इसके लिए हम सब पायल के सारी जिंदगी आसान बन रहे हैं। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पायल की वजह से तनु की जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। क्या आपकी बेटी को अपने रिश्ते पर विश्वास है? मेरी बेटी को अपने रिश्ते पर पूरी तरीके से विश्वास है, इसीलिए तो उसकी गैर मौजूदगी में आप पायल के साथ उस घर में रह रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपने पति को कभी इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो अपने घर में किसी गैर को रखे। पायल आपके लिए गए हैं, साहिल के लिए। बस यही मेरे लिए चिंता का विषय है। चाहे तनु हो, चाहे साहिल हो, या फिर चाहे पायल हो, सब बच्चे हैं। हमने और आपने दुनिया देखी और जिंदगी के इन्हीं अनुभवों के आधार पर कहा गया है कि जब दो जवान लोग बिना किसी रिश्ते के एक छत के नीचे रहते हैं तो उन पर लगाम लगाई जानी चाहिए। विक्रम जी, अब हमारे बच्चे इतने बच्चे भी नहीं रहे कि वो अपना भला बुरा ना सोचे। देखिए, जवानी जोश का नाम है और जोश में अक्सर इंसान होश को बैठता है। और ऐसे में घर के बड़ों का कर्तव्य है कि जब भी उनके बच्चे जोश में हों तो वो अपनी सलाह से अपने बच्चों का होश कायम रखें। बाप होने के नाते आपको अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल है। ठीक है, मैं पायल की मां नहीं पर मौसी तो हूं, और अब उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे भी पायल की खुशियों का ख्याल है और उसकी खुशी साहिल है। अगर एक बार मैं आपकी बात मान भी लेती हूं तो हम जाएंगे कहां? गाँव लौट नहीं सकते और इस शहर में साहिल के अलावा हमारा कोई दूसरा सहारा है भी नहीं। देखिए राजलक्ष्मी जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आज के जमाने में पैसे से बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं। आप जितना भी कहें, जितना भी, मैं उतने पैसे देने को तैयार हूं। बस आप पायल को साहिल की जिंदगी से दूर कीजिए। विक्रम जी, मुझे आपकी बात से कोई एतराज नहीं, पर साहिल के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। आप साहिल की चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। बस आप अपनी तैयारी रखिए। चिल्लाओ मत, मैं हूं। तुम मुझे जान से मारने आए हो। पागल हो गई क्या? मैं बना तुम्हें क्यों जान से मारूंगा? देखो देखो, मेरे सामने नाटक करने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता है, दिव्यानी के साथ तुमने मेरी जान का सौदा किया है। अब उनको पहले से ही शक था कि वो ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए उसने जो कुछ भी कहा अब हाँ करता चला गया। अब वो देखना चाहता था कि वो किस हद तक जाती है। देखो काव्या, बुढ़िया बहुत चालू है, उसकी बातों में मत आना। वो डबल क्रॉस कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझे डबल क्रॉस कर रही है या तुम। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं बल्कि सीधे गला दबाता और अपने साथ मारने के लिए कोई हथियार लाता। देखो, अब उन तुम्हारे सामने खड़ा है खाली हाथ। क्या ये सबूत काफी नहीं है? कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बातें गलत भी हो सकती है। तो तुम आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एक ऐसा राज बताने जो मैं नहीं चाहता था कि किसी को मालूम, और किसी को एहसास भी हो कि तुम इस बारे में कुछ भी जानती हो। ऐसी कौन सी बात है? मुझे पता है देवयानी ने जब तुम्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाई हो तो उस राज को उड़ा दिया होगा जो उसके परखचे उड़ा सकता है। मैंने तुम्हारी मां का पता लगा लिया है। क्या? तुमने मेरी मां का पता लगा लिया? कहाँ है वो? कैसी है? तुम्हारी मां सुचित्रा